अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनीशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज का दिन, संडे का दिन, हमारा शो यकीनन आप लोग देख रहे होंगे। आज का शो यकीनन पहला सेगमेंट बहुत खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों को गर्मियों में स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो गर्मियाँ आते ही ये सोच रहे होते हैं कि अब स्किन की केयर किस तरह से की जाए, उसके लिए आज आप हमारा शो देखें। यकीनन आपको बहुत सारी अच्छी टिप्स भी मिलेंगी, एक अच्छी डॉक्टर भी आपके साथ होंगी। अगर आप चाहें स्किन के हवाले से तो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में उनका इंस्टाग्राम और उनका नंबर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा। तो अच्छा, कुछ मौसम ऐसे होते हैं जो आपके स्किन और बालों पे बहुत ज़्यादा ना उसका फ़र्क पड़ता है। और गर्मियों का एक मौसम ऐसा होता है कि जब आपको स्किन में के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। अच्छा, हमें बहुत ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि धूप का बहुत ज़्यादा धूप में आउटडोर हमें जाना पड़ता है, तब बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। फिर उसके अलावा मेकअप जो रोज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो आज तो मैं भी बहुत सारे सवाल करने वाली हूँ, मुझे मौका मिल गया। और हमारे साथ बहुत प्यारी सी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर फलक वक्कास, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फलक, सबसे पहले तो मैं अपने लिए पूछ लेती हूँ, क्योंकि मेरी तरह के बहुत सारे लोग होंगे जो धूप में बाहर जाते होंगे, क्योंकि मेरा एक आउटडोर शो है जो धूप में तकरीबन मैं खड़ी हुई होती हूँ। अब उसके बाद ये हो गया कि मेरी स्किन ही ख़राब होगी, बिल्कुल ब्लैक होगी ना, मतलब वो कलर नहीं रहा जो था। और फिर ड्राई होगी स्किन, मतलब बिल्कुल रफ़ हो चुकी है स्किन। हालांकि मैं बहुत केयर भी करती हूँ, पर फिर से वो बात नहीं आ रही है। तो उसके लिए किस तरह से केयर करनी चाहिए? देखिए, जो हमारे सूरज की जो शुआएं होती है, जिसमें दो किस्म की होती है, यूवी ए और यूवी बी रेडिएशंस जो होती है, वो बेसिकली हमारी स्किन को मुतासर कर रही होती है। जो स्किन की पिगमेंटेशन है, जिससे कलर मुतासर होता है, वो यूवी बी की वजह से होता है। तो अच्छा। उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन करनी है। पहले तो आप कोशिश करें कि आपने सन अवॉइडेंस करनी है, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ज़ाहिर है, काम की नौयत नहीं है। ऐसी होती है कि आपने जो है सन एक्सपोज होना ही होना है। होना है। तो उसके लिए ये होता है कि कोशिश करें कि सुबह जो 10 बजे से लेकर 4 बजे वाली धूप है, उसको आप अवॉइड करो। और अगर आपका काम है और अगर आपने करना है, तो आप जो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। तो सन ब्लॉक जो है वो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें और उसको लगाएं। इसके कुछ तरीका कार इस्तेमाल करने के। अच्छा। वो इस तरीके से है कि आपने जब धूप में जाना है, उससे हाफ एन आवर, आधा घंटा पहले सन ब्लॉक को ठीक लगाएंगे। है। और इसको बार बार रिपीट करना होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस आपने एक बार सन ब्लॉक लगाया और बस मेकअप किया और अब बस खत्म हो गई कहानी। नहीं, ऐसा नहीं होता। अब आपको जो बार बार रिपीट करना होता है। सन ब्लॉक स्टे करता है, आप उसका जो असर होता है वो स्किन पर 2 से 3 घंटे तक होता है। मैक्सिमम 3 आवर्स के बाद आपने उसको फिर से रिपीट करना है। और आपका जो स्किन टाइप है, जैसे किसी की ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो सन ब्लॉक लगाएं। उसको स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब होने दें। एब्जॉर्ब होने के बाद अब अपना मेकअप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मेरी स्किन जो है वो सर्दी में ड्राई हो जाती है और गर्मी में ऑयली हो जाती है। हाँ, तो अब कॉम्बिनेशन हाँ, स्किन है ये आपकी। बड़ा एक प्रॉब्लम है कि बिल्कुल। आपको दोनों मौसम में ना बड़ा मसला होता है। अच्छा, नहीं, अब ये तो हो गया ना कि आपने सन ब्लॉक लगा लिया। अब उसके बाद भी, क्योंकि डायरेक्ट अगर सन जो है वो आपके हाथ पे, क्योंकि यहाँ तो चलो फेस पे पूरा मेकअप है, बेस है, सन ब्लॉक है, सारी चीज़ें हैं, तो फिर हाथ पैरों की हाथ केयर किस हाथ तरह पर से? जितने एक्सपोज पार्ट होते हैं, सनब्लॉक का सिर्फ ये नहीं कि आपने फेस पे फेस लगाना पे। है। अच्छा। गर्दन पे लगाएं, कानों पे लगाएं, गर्दन के पीछे लगाएं, हाथों पे, पाँव पर, जितने एक्सपोज पार्ट्स हैं सब पर लगाएं और उसको रिपीट करें। ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये आजकल लड़कियों का बहुत ज़्यादा है कि छाइयाँ फेस पे, और फिर एक वो बहुत सारी क्रीम मिला के क्रीम बनती है, जो सब घर में बैठी हुई डॉक्टर हैं कि वो सारी क्रीम एक साथ, फार्मूला भी नहीं देखते कि इसका इसके साथ मैच करेगा कि नहीं करेगा। बिल्कुल वो इस्तेमाल एक ना साथ करें, वो आप बहुत। बहुत सारी क्रीमें मिला के फिर उसको रात को मतलब कोई एक हल्के हाथ से आप लगाएं वो अच्छी तरह, फिर वो उसको लगाना पूरी रात, पसीने आ रहे हैं, गर्मी। आप मुझे बताएं कि इस तरह से गर्मी के मौसम में जब आपको पसीने आ रहे हैं, कोई भी नाइट क्रीम या आपने खुद घर में कोई अगर इस तरह से क्रीम बनाई हुई है, वो हमारी स्किन के लिए क्या बेहतर होती है? नहीं नहीं, देखिए, डॉक्टर के मशवरे के बगैर आप कोई क्रीम इस्तेमाल ना करें। और जो ये जो लोग फार्मूला क्रीम्स और ये सब इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें हाई कंसंट्रेशन स्टेरॉइड्स के होते हैं, जो आपकी स्किन को बहुत बुरी तरीके से डैमेज करते हैं। डैमेज। स्टेरॉइड्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और जब उससे उस साइड इफ़ेक्ट से एक बार आपकी स्किन ख़राब हो गई,
तो वो उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल काम है। अब आप लॉन्ग टर्म एक स्टेरॉइड लगाते जाओगे तो उसकी वजह से आपकी स्किन पतली हो सकती है और उसके ऊपर जो नालियां नमूदार हो जाती है, रिंकल्स पड़ जाते हैं स्किन के ऊपर बिल्कुल पतली होकर, और पिगमेंटेशन आ जाती है। फिर उससे जो पिगमेंटेशन आती है उसको इतना आराम से नहीं ट्रीट किया जा सकता। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी मर्जी से कोई भी वाइटनिंग क्रीम्स यूज ना करें, आप अपने डॉक्टर, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और फिर वो जो आपको सजेस्ट करेगा तो वो आप यूज़ करें, तो उससे काफ़ी बेहतर हो जाती है स्किन। एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट अगर हम यूज़ करते हैं जिसमें विटामिन सी आता है, उससे बहुत अच्छे स्किन हो जाती है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आपने हमेशा स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम ही लगा के ही सही हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्शन बेटर करने के और बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। अच्छा, ये जो आजकल आपके पास जो पेशेंट आते हैं ज़्यादा क्या गोरा रंग चाहिए सबको? जी, हमारी तो लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस गोरा हो जाए। तो मैं यही कहती हूँ कि नहीं, देखिए जो आप है वो आप ही रहते हो, एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। हम आपको 1 से 2 टोन लाइट कर बिल्कुल सकते गोरा हैं, तो आप वो हम नहीं कर सकते। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको एकदम जो है गोरा कर देगी, तो अच्छा, ये नहीं अच्छा, वो ऐसी कोई सर्जरी है जैसे मरियम नवाज में करवाई है, ये भी बताएं, कोई है ऐसी सर्जरी? इतना खूबसूरत फेस हो जाता है? मैं उनका क्या कहूँ, नहीं मतलब वैसे ही एक बता दें, मैंने तो एक उनका एग्जाम्पल, जेनेटिक है, वो हाँ एक जेनेटिक एग्जाम्पल ब्यूटीफुल दिया है लोग, जी। हाँ वो तो माशाल्लाह है, एक एग्जाम्पल दिया कि इस तरह से खूबसूरत आप हो सकते हैं। बिल्कुल इस एज में बिल्कुल भी कुछ ऐसे बिल्कुल ट्रीटमेंट आपके बिल्कुल पास हैं? बिल्कुल एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जिनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप 30+ फॉरन होते के साथ ही अगर आप ट्रीटमेंट्स लेना स्टार्ट कर दें एजिंग के, तो आप जो है इतनी ज्यादा आपकी अच्छा, स्किन सैग एजिंग के नहीं ट्रीटमेंट करेगी। आप 30+ जब हों तो हाँ फिर आप बिल्कुल, आप लेना शुरू स्टार्ट कर कर दें, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 25 के बाद आपकी जो स्किन की बहुत सारी चीजें जो रीजनरेट होना शुरू हो जाती है, अच्छा, डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। अब ये होता है जिसमें आपकी स्किन की सैगिंग होती है और फोल्ड्स डीप हो जाते हैं, अक्सर लोगों के बिल्कुल, नेजोलेबियल फोल्ड और जो है मेरिनेट लाइन, ये सब चीजें आ जाती है। साथ में बोन की अंडरलाइन चेंजेस आती है, स्किन का कोलेजन, एलास्टिन, जो मेजर स्किन की जो कंस्टिट्यूट है वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो वो उसके लिए होता है कि हम कुछ मल्टीपल ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसपे फेस लिफ्ट वगैरह आता है, आरएफ ट्रीटमेंट्स हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी माइक्रो नीडलिंग से हम स्किन के अंदर जो कोलेजन डीजेनरेट होता है उसको हम रीजेनरेट करवाते हैं। इसके अलावा हाइफू है और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो अगर आप टाइमली लेना शुरू कर दें तो इतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जो बाद में जाके आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़े। अच्छा, नाइट क्रीम और डे क्रीम कितना ज़रूरी है आप लगाया करें, ये कितना ज़रूरी है नाइट और डे क्रीम? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डे क्रीम में तो मैं कहती हूँ कि अच्छा आप सनब्लॉक यूज़ करें, अच्छे एसपीएफ के साथ, आप एसपीएफ देखकर चूज़ करें और अपने स्किन टाइप से चूज़ करें, और साथ में कोई भी मॉइस्चराइज़र अक्सर लोग कहते हैं कि गर्मियों में मॉइस्चराइज़र ना लगाएं क्योंकि ऑलरेडी ऑयली स्किन, ऐसा नहीं है। आपको मॉइस्चराइज़र पूरे साल लगाना होता है, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है। अब ये होता है कि जब हम सर्दियों में बिल्कुल एक क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर, हैवी क्रीम बेस्ड यूज करते हैं, तो गर्मियों में हम उसको वाटर बेस पे स्विच कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन लगाना जरूर है। अच्छा, ये hyaluronic एसिड क्या है? हाइलुरोनिक इसके क्या फायदे हैं या इसको इस्तेमाल किस तरह किया जाए? हाइलुरोनिक एसिड भी एक मॉइस्चराइजिंग एजेंट है जो आपकी स्किन को जो हाइड्रेट रखने के लिए है। अच्छा, तो उसका इस्तेमाल यही है कि आप उसको सनब्लॉक लगाने से पहले दोपहर में इस्तेमाल करें, रात में अपने एक मॉइस्चराइजर लगाएं, मॉइस्चराइजर के बाद हाइलुरोनिक एसिड लगाएं। बेसिकली स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाता है हाइलुरोनिक एसिड। अच्छा, वो एक यूट्यूबर आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो माशाल्लाह अच्छी वीडियोस बनाती हैं, तो वो एक बार मैंने देखा कि भाई आपने पहले गीला मुंह करना है, फिर उसके ऊपर ये लगाना है, फिर उसके ऊपर आपने कोई क्रीम लगानी है। मैंने कहा इतना किसके पास टाइम है कि बाकी इस तरह से नहीं, किया नहीं जाए? ऐसा नहीं होता है। आपका ये होता है कि जब आप क्योंकि आप एक डॉक्टर, आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं। इसका मकसद ये है कि आजकल बहुत लोगों का रुझान उस तरफ है। बिल्कुल, ये होता है कि आप फेस वॉश करें, फेस वॉश करके जब आपकी जो स्किन थोड़ी सी नम होती है, हाँ, उस वक्त आप हाइलुरोनिक एसिड या विटामिन सी कुछ भी लगाएं तो तब बेटर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये नहीं उसको कि वापस गीला करने की जरूरत है, इस तरीके से। अच्छा, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है? उसमें तो कहा था बड़ा नुकसान हो जाएगा, स्किन ऐसी हो जाएगी। मैंने कहा पता चले पैसे खर्च करके स्किन खराब हो जाए। अच्छा, मुझे बताइएगा, वेट अगर आप अपना कम करते हैं तो भी स्किन पे फर्क बिल्कुल पड़ता है? सैगिंग हो जाती है स्किन पे, जाहिर है। एक चीज जहाँ पर नीचे फैट था, फैट को आप निकालोगे तो ऊपर की चीज लटकेगी तो ना, तो वो सैगिंग हो जाती है।
तो उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, उसके लिए आपका क्या उसके लिए यही कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। अच्छा, हाँ, टोनिंग ज़रूरी होती है। अगर आप एक्सरसाइज साथ करते रहेंगे, वेट रिडक्शन के साथ जो भी आप अपना डाइट प्लान कर रहे हैं, तो वो इतनी ज़्यादा फिर सैगिंग नहीं होती है। अच्छा, ये बाज़ लड़कियों की और लड़कों की आप देखें स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करती है। अब कुछ तो होता है नेचुरल, उनको गॉड गिफ्टेड होता है कि उनकी स्किन बहुत ग्लो करती है, और कुछ लोगों ने कुछ ऐसे ट्रीटमेंट करवाए हुए होते हैं। और क्या वाकई ऐसे ट्रीटमेंट है कि आपकी बिल्कुल, स्किन स्किन इतनी ग्लो केयर करे? अगर बिल्कुल आप करेंगे, ग्लास स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं। अच्छा। बिल्कुल, उससे आपकी स्किन बहुत अच्छे हो जाते हैं, जिसमें ये होता है कि आपको डॉक्टर जो है वो होम केयर रूटीन भी बताएगा और आपको इन क्लिनिक भी अंडर ऑब्जर्वेशन आपके डिफरेंट प्रोसीजर्स हम करते हैं। ग्लास स्किन ट्रीटमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस है, वो हम पेशेंट की स्किन टाइप और पेशेंट की सिलेक्शन खुद करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसीजर्स जो है उसका सेलेक्ट करके ट्रीट करके उसको होम केयर रूटीन पे डालते हैं, तो बहुत अच्छे स्किन हो जाती है। अच्छा, That is true, मतलब yes. हाँ, अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, मतलब अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर सके, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आपके पास ऐसे ट्रीटमेंट आ चुके हैं कि अब आप अपनी स्किन जो है वो अच्छी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की अगर स्किन ग्लो कर रही है तो आपको उसके लिए शाइनर ही लगाना है, आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये भी तो एक है कि वो स्किन वो होंठ जो है वो रेड करना, वो लिप टिंट और ये सारी चीज़ें, मेरे पास एक बार कोई एक पूरी वीडियो आई थी, मैंने कहा यार पता नहीं ये हकीकत है कि नहीं है। हाँ। आज आप आई हुई ये सारी चीज़ें इसलिए पूछ रही हूँ कि आजकल जी लड़कियों जी। को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हम जो है वो नेचुरल नज़र आए, कि हमने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, तो उसके लिए वो फिर लिप टिंट और पता नहीं क्या कुछ करवाती हैं कि सेमी परमानेंट मेकअप जिसे कहा जाता हाँ। है, वो होता है कि लोग करवाते हैं, करवाने अच्छा, वाले हैं। जी बिल्कुल। तो वो बेहतर रहता है? कब तक वो कितना महीने सेमी रहता है? परमानेंट है, मतलब परमानेंट नहीं है परमानेंट वो। नहीं जी, है, जब कुछ तक मंथ? पिगमेंट स्टे करेगी वो करेगी, उसके बाद वो निकल जाएगी, आपने फिर से उसको जाके करवाना होता है। अच्छा, जी। ठीक है। अच्छा, ये जो स्किन की मेडिसिन होती है अक्सर लोग खाते हैं, जो एक हमारी बड़ी अच्छी दोस्त थी, वो भी मॉर्निंग शो करती हैं, अब नहीं कर रही, तो वो मतलब 20 साल की उम्र से कुछ मेडिसिन जो मैं नाम नहीं ले सकती, तो वो स्किन के लिए और बालों के लिए खाती थी, और मुझे हमेशा कहती थी कि खाने चाहिए, ये लाजमी है। आप अपने स्किन और बालों को अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो आप एक अच्छी एज से ही शुरू कर दें, वरना अब लोग ये मतलब बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा मेडिसिन ना लें, बीमार भी होते तो कोशिश करें मेडिसिन से दूर रहें, क्योंकि उनके कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेडिसिन के लिए मल्टी वाइटामिन आते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी कि स्किन के लिए हाइड्रेशन और अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी डाइट लेते हो तो आपको मल्टी वाइटामिन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे काम की नौयत, हमारे रूटीन ऐसे कि हम अच्छी डाइट ले ही नहीं सकते हैं, तो आप फिर मैं यही कहती हूँ कि सप्लीमेंट्स लें, क्योंकि स्किन और हेयर दोनों के लिए सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी ग्लोई स्किन के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस, फ्रेश जूसेस हैं वो लें। हेयर के लिए भी वही सारी चीज़ें हैं कि आप अच्छा सप्लीमेंट, दूध हुआ टाइमली आपने, और फ्रूट्स का इस्तेमाल है, अच्छी डाइट है, तो नहीं ज़रूरत होती है आपको मल्टीविटामिन्स की। अच्छा, कुछ लोगों के डार्क सर्कल वो बहुत मतलब स्टार्ट से ही होते हैं, ये वजह नहीं? हाँ, ये नहीं होता वजह कि मतलब अमूमन लोग देख के कहते हैं शायद आपकी नींद नहीं पूरी होती, आप रात को सोते नहीं हैं, पर ऐसा नहीं होता कि वो नींद भी पूरी ले रहे होते हैं पर ये डार्क सर्कल ख़त्म नहीं होते। ये इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह एक तो जेनेटिक है डार्क सर्कल्स की, और इसके अलावा आजकल जो हमारा स्क्रीन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, बढ़ गया कि हम हर वक्त दिन में जो है कुछ ऐसा होता है कि 12 घंटे में 8 आवर्स तो हम जो स्क्रीन के सामने ही होते हैं, तो वो भी आपको जो है, बिकॉज देखिए यूवी रेडिएशन सिर्फ सूरज से ही नहीं होती है, हर चीज़ से, एलईडी लाइट्स जहाँ भी होगी, हमारे फ़ोन है, हमारे जितने गैजेट्स हैं, फ़ोन है, टीवी है, सब चीज़ों से जो है हम एक्सपोज हो रहे हैं रेडिएशन से। यूवी तो इनसे भी रेडिएट होती है और वो पिगमेंटेशन करवाती है, तो हम जितना ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, फेस के करीब रखते हैं, तो फेस पर, आइज़ पर, इन सब पे असरअंदाज होता है। फिर स्लीप हैबिट आपका जो है, अगर स्लीप पैटर्न सही नहीं है, वो भी डार्क सर्कल्स करवाते हैं बिल्कुल। तो ये सारे है, कुछ स्ट्रेस होता ही है और बहुत डिफरेंट फैक्टर्स है जो कि डार्क सर्कल्स के जो है करवा सकते हैं। अच्छा, पिगमेंटेशन जिस तरह से आपने कहा कि अगर रंग गोरा करने के लिए कोई आता है तो एक दो टोन बस हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गोरा जिस तरह से वैसा नहीं हो सकता। तो पिगमेंटेशन में भी यही है कि बिल्कुल ख़त्म हो सकती है या नहीं, थोड़ा बहुत कमी आ जाती है? मैं लाजमा की बात कर रही हूँ, जो कि फेस पे झाइयाँ आ जाती है। जी, फेस पे जो झाइयाँ हैं उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल काम है, वो इतने आराम से नहीं ट्रीट होती है। अब
उसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अक्सर हम ट्रीटमेंट्स करते चले जाते हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग कॉज है जो उसको करवा रहा है, हम वो उसको डायग्नोस नहीं कर सकते। अच्छा। तो हमेशा मैं तभी यही कहती हूँ कि आप डॉक्टर की सिलेक्शन, एक डर्मेटोलॉजिस्ट की सिलेक्शन उसकी क्वालिफिकेशन पढ़ के करें। ठीक है। तो ये होता है कि आप अपने किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। रीजन क्या है, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। फीमेल के अंदर है तो वो ज्यादातर हार्मोनल होता है। अब एक फीमेल पेशेंट है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस में चल रही है, आप उसको ट्रीटमेंट किए जाओ, आप जब तक उसके हार्मोन को ही नहीं काम करोगे तो उस ट्रीटमेंट का फायदा नहीं। तो ये जो मेलाज़मा है वो इतनी आराम से नहीं जाता है, उसको मल्टीपल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत होती है, अंडरलाइंग कॉज को डायग्नोस करके उसको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है, फिर जाके वो बेटर होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये मसला जो है ये बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, लड़कों को भी देखा है, पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा देखा है। किस तरह के पेशेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं? मेरे पास पिगमेंटेशन के बहुत पेशेंट है, हेयर फॉल के पेशेंट, स्पेशली जो मेल हजरात हैं। हम जो है ज़्यादातर हमें लगता है कि जो स्किन और बालों की केयर जो है फीमेल ही करें, नहीं। मतलब मेल्स के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो मेल पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया का मसला है, कि जो उनके सामने से जो फ्रंट हेयर लाइन है वो उनके चले जाती है, फिर वो जब चले जाती है फिर वो हमारे पास आते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, वो इवेंचुअली आपको ट्रांसप्लांट की तरफ जाना होता है। लेकिन अगर टाइमली, अगर आप जिस वक्त आपके बाल गिर रहे हैं उसी वक्त आप आते हो, अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हो, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट से हम उसको बचा सकते हैं। लेकिन एक बार वो चले गए तो फिर वो उसको रीग्रोथ करवाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहता है। तो टाइमली मैं यही कहूँगी कि जो मेल हजरात हैं वो जाएं। बहुत सारे एक्नी के स्कार के साथ मेल पेशेंट आते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता कि चेहरे पे दाने निकल रहे हैं और हमने एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीट करवाना है। तो फिर जब वो खराब हो जाती है, स्कार हो जाते, फिर वो हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवाई दे दे जिससे हमारे स्कार ठीक हो जाए। तो ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो उनके स्कार ठीक कर दे, फिर उनके लिए वही अगेन उनको प्रोसीजर्स की तरफ जाना होता है। और मेल इतने ज़्यादा ट्रीटमेंट के लिए कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, नहीं होते, अच्छा। जितनी फीमेल होती हैं। हाँ। तो यह मैं यही कहती हूँ कि मेल हजरात भी अपना ख्याल रखें, टाइमली अपने डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह से पहले मैं अगर अपनी बचपन की बात करूँ तो मुझे लड़कियाँ बहुत क्लियर अच्छे फेस के साथ नज़र आती थी। अब ज़्यादातर लड़कियां तो नज़र ही हमारी तरह मेकअप में आती हैं, पर जो विदाउट मेकअप होती हैं, आप डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से बिल्कुल बता सकेंगी कि मैंने जितनी लड़कियां देखी हैं, मुझे 98% लड़कियों का फेस क्लियर बिल्कुल नज़र नहीं आया, या तो डार्क सर्कल या कोई ना कोई एक मसला। अब आप डॉक्टर हैं, आप थोड़ा सा बताएं कि ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, सबसे पहले हमारी डाइट, पहले के जो लोग होते थे उनकी जो डाइट पैटर्न और जो वो खालिस जो खाने होते थे वो अब नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा ये होता है कि पहले लोग जो है एक तो डाइट का अच्छा ख्याल रखते थे, दूसरा मेकअप जाहिर है इसमें केमिकल्स हैं, हम जितना ज्यादा मेकअप लगाएंगे वो हमारे स्किन को डैमेज करता जाएगा, तो पहले के लोग इतना मेकअप यूज नहीं किया करते थे। हाँ। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब जो लड़कियां इस्तेमाल कर रही है, तो उसके बाद, और फिर पहले नाइट क्रीम्स का इतना ज़्यादा, ये जो मिक्सचर और फार्मूला क्रीम्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। अब मेरे पास कितने पेशेंट मैं आपको बताऊं जो मतलब अपनी मर्जी से बाजार से वो कमर्शियल क्रीम्स होती है उनको खरीद के ला के लगाते हैं, वो उनकी स्किन को मैं बता नहीं सकती कितना उनका बुरा हाल होता है। तो खुदारा मैं यही कहती हूँ कि आप अपनी मर्जी से जाके ये क्रीमें खरीद के ना लगाएं, अब डॉक्टर के पास आए। बहुत सारे क्रीम्स ऐसे हैं, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ कि वो उससे भी आपका कॉम्प्लेक्शन बेटर हो सकता है। अच्छा, ये जो घर में टोटके होते हैं, चावल का पानी धो के लगा ले, ये बड़ी सारी चीज़ें होती है ना, फिर जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो ज़रूर ये चीज़ें करते हैं। क्या वाकई इनसे कोई फ़र्क पड़ता है आपकी किसी क्रीम में? क्योंकि कहते हैं ना कि कुदरती चीज़ें भी होती हैं क्रीम में। ये बड़ी मैंने अजीब सी बात कर दी, पर ये इसलिए की है कि लोग अक्सर यूट्यूब पे जाके ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसमें चावल के आटे का इस्तेमाल है, खीरे का, और ये और वो। खीरा आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये चीज़ें ज़रूर बताएं कि कहीं ना कहीं हम हो सकता है कि गलती कर रहे हो, बिल्कुल अपनी स्किन को और ख़राब कर दें। बिल्कुल कर रहे हो, क्योंकि अमूमन, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि ये जो अंडे की सफ़ेदी होती है, इसको भी कहते हैं कि इसको भी फेस पे लगाएं। थोड़ा सा इन चीज़ों के इसलिए बताएं कि लोगों को अवेयरनेस मिलनी चाहिए। आज आप आई हैं, हम अगर ट्रीटमेंट पूछ रहे हैं, सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, तो साथ ये भी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम ये चीज़ें किसी भी जगह से देख के लगाते हैं और हमें नहीं पता तो उसके नुकसान क्या हैं? देखिए, देसी टोटके जो है, क्योंकि हमने बहुत पेशेंट ऐसे देखे हैं जो कि डर्मेटाइटिस के साथ आते हैं, मतलब स्किन पे उनको रिएक्शन हो जाते हैं इनकी वजह से। अक्सर वो फ्रूट्स की प्यूरीज लगा रहे होते हैं जो वो जिनसे वो एलर्जिक होते हैं, लाइक वो एलर्जन के तौर पर उन पे रिएक्ट कर जाते हैं। तो फिर वो डर्मेटाइटिस के साथ हमारे पास आ रहे होते हैं, तो ना लगाएं।
देसी टोटके ना लगाएं, क्योंकि आपको अपना नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ ड्राई स्किन के लिए, किसके लिए ऑयली स्किन के लिए है, क्या चीज़ आपको कोमेडोजेनिक अक्सर आपको जो एक्नी करवा देती है। बहुत सारे लोग मतलब एलोवेरा लगाते हैं, एलोवेरा से भी डर्मेटाइटिस हो जाता है, उनको सूट नहीं करता है। लोग लगाते हैं एलोवेरा, जी, बिल्कुल ऐसा है। तो बेसन लगा रहे होते हैं, वो भी डर्मेटाइटिस करवा देता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि ना लगाएं। आपको अपनी स्किन टाइप का नहीं पता ना, आप बिल्कुल आपको वो देख के सारी चीज़ें करनी होती है। अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो यकीनन आपको वो बताते हैं कि आपकी स्किन के लिए कौन सी चीज़ें बनी है। बेटर है। तो बेहतर वही है कि आप थोड़ा सा जो जी, जी। खर्च है वो यहाँ पे भी कर टू बी लें। ऑन सेफ साइड आप एक डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको suggest हाँ, क्योंकि करके चेहरा जो है वो सबसे पहले नजर आता है, और वो किताब है जो सबसे पहले सामने वाला देखता है और उसी से आपको पता चलता है। तो इससे बेहतर है कि इस पे कोई रिस्क ना लिया जाए। अच्छा, मुझे बताएं बालों के हवाले से कि बालों की केयर किस तरह से की जाए। देखिए, बालों का यही होता है कि जो मेरे पास पेशेंट, फीमेल पेशेंट स्पेशली हेयर फॉल के साथ आ रही होती है कि डॉक्टर साहब बिल्कुल बाल थोड़े से बचे हैं हमारे सर में, तो हेयर फॉल के मल्टीपल कॉजेज होते हैं। सबसे पहले आप कॉज को रूल आउट करो कि क्या है। अक्सर लोगों का जेनेटिक कॉज होता है कि जो उनकी जीन में ही होता है कि भाई इतनी एज के बाद जो उनके है बाल उनके चले जाने हैं। 15 ईयर्स में भी अक्सर लोगों के जो लड़के आ रहे होते हैं वो बहुत हद तक गंजे हो चुके होते हैं, क्योंकि उनमें जेनेटिक होता है। ठीक है, फिर दूसरे फैक्टर जिसमें डाइट आ जाती है। हम डाइट सही नहीं लेते हैं, विटामिन डी, दूध नहीं पी रहे होते हैं लोग, सूरज से उनका जो एक्सपोजर कम होता है जो हमारे स्किन में मेजर विटामिन डी बनवाता है, तो उसकी कमी हो सकती है। थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं, और इसके अलावा मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और स्ट्रेस एक एलिमेंट आता है जिसमें स्ट्रेस की वजह से भी बहुत हेयर फॉल, या कोई रिसेंट किसी को कोई बीमारी हुई, कोई टाइफॉइड हुआ या कोविड हुआ हो किसी को, उसके बाद भी हेयर फॉल होता है। तो मतलब अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब जी पीआरपी कर दें सर। नहीं, मतलब आपको पीआरपी आप करवाएं, बिल्कुल करवाएं, लेकिन उससे पहले आप रूल आउट तो करो कि वजह क्या है, आपको हेयर फॉल हो क्यों रहा है। तो हेयर ये है। अब 2 किस्म का हेयर फॉल है। अब मैं मतलब थोड़ा सा हाँ बिल्कुल, आप बताएं, मैं सवाल करती हूँ उसके बाद आप डिटेल में बताएं। आपने ज्यादा बोलना है क्योंकि आपकी जो बात होगी उससे बहुत सारे लोगों को समझ आएगा कि आगे उन्होंने करना क्या है। तो आप डिटेल में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब ये होता है कि जी एंड्रोजेनिक और नॉन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होता है अक्सर। एंड्रोजेनिक जो है वो ज्यादातर हार्मोनल होता है, जो कि मेल हजरात में होता है। वो फीमेल में भी हो सकता है कि अगर फीमेल की बॉडी में एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है तो वो हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा उसको। और वो हार्मोन बेसिकली होते हैं यहाँ जो हमारे स्कैल्प पे फ्रंट वाला, यहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इसी वजह से मेल हजरात सामने से उनको गंजपन आता है। तो ये होता, अब ये होता एक बार वो जो होता है उनका हेयरफॉल वो जड़ से होता है। वो एक बार चला गया, उनको उगाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा। वापस करवाना उनको मुश्किल है। इसी तरीके से अगर एक बार स्कारिंग हो गई, अक्सर मेरे पास पेशेंट ऐसे आते कहते डॉक्टर साहब मैंने 15 सेशन पीआरपी के लिए, मैंने 20 सेशन पीआरपी के लिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने मीजोथेरेपी करवाई। फिर जब मैंने उनके स्कैल्प को देखा तो उनको बकायदा स्कारिंग थी। अच्छा। पहले आप प्रॉपर एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ कि कहीं आपको स्कारिंग एलोपेशिया तो नहीं है, कहीं आपको ऐसी बीमारी तो नहीं है। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि हमारी बॉडी में कुव्वत मुदाफियत को कम करते हैं। वो तो आपको कोई मसला नहीं है। उस स्कारिंग पे चाहे आप कितने ट्रीटमेंट करवा लो, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप पहले जो कॉज है उसको रूल आउट करो, फिर अपने जो है डॉक्टर आपको जो ट्रीटमेंट सजेस्ट करेगा आप उसके अकॉर्डिंग चले जाए। ठीक है, और भी बहुत सारी अभी हमने बातें करनी है, पर ब्रेक आगे, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये जो मार्केट में इतने सारे डॉक्टर हैं, आपने अपने स्किन का ट्रीटमेंट लेना है, आपने बालों के लिए जाना है, आपने पीआरपी करवानी है, आपने बहुत सारी चीज़ें करवानी है, तो आप बहुत अच्छा एक क्लिनिक देखते हैं जो बहुत खूबसूरत होता है। डॉक्टर उस पर कुदरती अल्लाह ने उसको इतना खूबसूरत बनाया होता है कि हम उसकी स्किन देख के पहुंच जाते हैं वहाँ पे, ये नहीं सोचते कि ये तो अल्लाह की तरफ से उसे अच्छी स्किन मिली है। तो मुझे बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक अच्छा डॉक्टर है या अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट है, इसके पास हमें जाना चाहिए? वो कौन सी एक ऐसी चीज़ हो जो आप बताएं कि नेक्स्ट टाइम अगर हम में से कोई जाता है तो कम से कम पैसे जो हैं वो वसूल हो जाए, हमारा काम अच्छा हो। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि एक अच्छा डॉक्टर ये है?
उसके लिए क्या चीजें देखनी होंगी? देखिए, किसी की स्किन को देखकर आप जाना उस डॉक्टर के पास तो नहीं, ये गलत है। हाँ, वो जेनेटिक भी हो सकता है। ऐसा ही है, आप बिल्कुल। उसके क्वालिफिकेशन देखें, डर्मेटोलॉजिस्ट की एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी जो पोस्ट ग्रेड क्वालिफिकेशन है, तो वो आप देखें। देखिए, हर चीज एक प्रोसेस के थ्रू होती है। हम अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो एक प्रोसेस होगा, जाहिर है हमने करसे तक ट्रेनिंग की होगी, बिल्कुल ट्रेनिंग ऐसे। के बाद अपने एग्जाम्स पास किए होंगे, फिर हम यहाँ तक पहुंचे फिर हैं। यहाँ तक पहुंचे। तो मैं सबको यही कहूंगी कि एटलीस्ट आप पहले क्वालिफिकेशन पढ़िए कि डॉक्टर क्वालिफाइड कितना है। ठीक है, सोशल मीडिया और इन सब चीजों से उसकी स्किन देखकर आप ना जाएं। आपको इतना पता होना चाहिए कि हम जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं वो कितना पढ़ा लिखा है, कितने एग्जाम्स उसने पास किए हुए हैं। जाहिर है जो उसका नॉलेज होगा वो एक सिंपल जो डॉक्टर होता है उसका तो नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है, आप स्पेशलिस्ट को चूज करें। बिल्कुल ऐसे ही हमारे काम में है, जो आजकल नई नई लड़कियां आ गई हैं, बिल्कुल आप ध्यान ना दें। आप ये देखें कि किसी ने कितने अपने साल दिए और कितने मेहनत की, जरा इसको भी देखा करें। ये हर जगह है वैसे, ये चीजें हर जगह है कि जो काम करने वाले अच्छे लोग हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और जो चमक जहाँ ज़्यादा हो लोग वहाँ जाते हैं। दिखावा जो है वो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अच्छा, अब ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब मुझे एक बात बताएं कि आजकल बच्चे हमने देखे हैं, बहुत कम उम्र बच्चे, टीन एज के हैं बच्चे, वो क्योंकि बाइक भी इस्तेमाल करते हैं। अब लड़कियां भी बाइक इस्तेमाल करती हैं, वो भी बाइक चलाती हैं। रंग उनका बेहतर होता है, अच्छा होता है, पर वो उनका या तो लाइफ स्टाइल इतना हेल्दी नहीं होता, या क्या वजह होती है कि उनकी आप स्किन देखें बिल्कुल ब्लैक होना शुरू हो जाती है और उनका वेट एकदम बढ़ जाता है, उनके बाल वाइट हो जाते हैं, कम उम्र में बाल सफ़ेद होना और इनके स्किन को इतना डार्क हो जाना, या ये सारी चीज़ें इन बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे कि इनके लिए किस तरह के ट्रीटमेंट आपके पास हैं? बिल्कुल, देखिए जो बच्चे स्पेशली स्कूल और कॉलेज गोइंग जो बच्चे हैं जी, उनको भी अपना केयर करना चाहिए। अगर वो बच्चों को वही सारा रूटीन है कि सन ब्लॉक, बच्चों को मैं कभी नहीं कहूंगी कि आप स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट या वाइटनिंग ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, नो नेवर। हाँ। आपकी स्किन जाहिर है वो एक सेंसिटिव हुई भी होती है, आपकी एक छोटी एज है, आप उसको एक नेचुरल लेके चलो। अच्छा, लेकिन सन प्रोटेक्शन करो, वही जो तरीका कार है सन ब्लॉक का, आप वो सन ब्लॉक यूज करो, ठीक, तो उसी से बहुत बेहतर हो जाएगी। और अपना डाइट का ख्याल रखें, फ्रूट्स, ये जो सारी चीजें मैं पहले बता चुकी हूँ, ये सारी चीजें रूटीन में रोज होनी चाहिए, रूटीन में रोज करें। हाँ, दोनों। और जो टीन एज में ये होता है कि कुछ मतलब मल्टीपल कॉज हो सकते हैं, कि अगर किसी का वेट गेन हो रहा है, पिगमेंटेशन कहीं आ रही है, या बाल भी साथ गिर रहे हैं, तो फिर वो अपने हार्मोनल टेस्ट करवाएं। अच्छा जी, स्पेशली जो बच्चियां होती हैं उनमें पीसीओएस के बड़े इश्यूज हैं, तो आप उसको रूल आउट करो, क्योंकि पीसीओएस में हर चीज उल्टी होना शुरू हो जाती है। वेट गेन होगा और चेहरे पे दाने आ जाएंगे, और अननेसेसरी हेयर्स जो है, हेयर ग्रोथ है, वो फेशियल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो पहले आप उसको रूल आउट करो, फिर आप ट्रीटमेंट्स की तरफ जाओ। ठीक है। अच्छा, ये जो बाल वाइट हो जाते हैं एज से पहले, तो असल में बहुत कम उम्र में भी आपके बाल सफेद हो जाए तो ये बड़ा एक मसला होता है। लोग आपकी उम्र जो है ना आपके बालों से जज करते हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जेनेटिक कॉज हो सकते हैं। हाँ, मतलब मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी देखे 15-16 साल की एज से उनके बाल सफेद हैं। तो क्या ऐसे ट्रीटमेंट हैं कि जितने बाल सफेद हो गए उसको वहीं रोका जाए? रोक सकते हैं, मतलब जो वाइट हो चुके हैं अब मुझे तो लगता है वो फिर दोबारा नहीं हो सकते। ये मेरा अपना कहना है, आप बेहतर बताएंगी कि जो हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, अब आगे ना हो उसके लिए रोकने के लिए कोई ट्रीटमेंट? हाँ, बायोटिन्स वगैरह दी जाती है, उसका एक अच्छा रोल है। और जेनेटिक कॉज भी हो सकते हैं, किसी देखना पड़ेगा कि पेशेंट का क्या है, वजह क्या है, उसको रूल आउट करके आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो हम लोग हेयर कलर लेते हैं, डाई, ये सारी चीज़ें आजकल तो आपको पता है बड़ा फैशन में है। एक टाइम पे मैं भी बहुत ज़्यादा लेती थी, और अब वो टाइम आ चुका है कि अब खौफ आता है, इसलिए कि अच्छा, ये बात किस हद तक ठीक है? ये पूछने की वजह ये है, क्या हेयर डाई से आपके बाल सफ़ेद होते? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, केमिकल है ना, केमिकल इरिटेंट होता है, जो भी कहीं भी इरिटेंट जाकर लगेगा वहां डैमेज तो करेगा, तो वो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत ये जो फैशन डाइज हैं, ये तो स्पेशली आपके ग्रे करवाते हैं, हेयर ग्रे होते हैं इससे। हाँ, क्योंकि अमूमन अब लड़कियां जो है ना फैशन डाई जब लेती हैं तो कुछ टाइम बाद वो यही कह रही होती हैं कि ग्रे हेयर्स हो गए हैं हमारे,
तो मुझे ये लगा कि यार इतने पैसे खर्च करके फिर आप अपने बालों के साथ इतनी नाइंसाफी जो फिर रहते हैं, बिल्कुल मतलब रहते फिर हैं। वो आपके साथ रहेंगे, फिर ये जो हर 2 हफ्ते बाद आपको रूट्स पे कलर करना पड़ता है, ये एक बड़ा खतरनाक हो जाता बिल्कुल है। तो मतलब ये हो सकता है बिल्कुल हो जो सकता है, लोग फैशन डाई करवाते हैं। हाँ, बिल्कुल तो इन चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर आप ना ना करवाएं। करवाएं, इतना फ्रीक्वेंट ना करवाएं। अच्छा, ये जो डाई होता है क्या इसका भी हमारी स्किन पे कोई बिल्कुल साइड इफेक्ट हो सकता है? जो लोग बिल्कुल। वीक में 2 वीक्स में अगर उनके ग्रे हेयर्स हैं और वो डाई इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हम लोग ये समझते हैं ना कि शायद नाक का सिर्फ नाक से लेना देना है, मुंह का सिर्फ मुंह से, दांत का सिर्फ खाने से है, हाथों का सिर्फ जो हाथ से काम ले रहे हैं वो, पर हो सकता है ना कि किसी का किसी से कोई कनेक्शन बनता हो जो हमें नहीं पता। जो लोग हेयर डाई बहुत ज़्यादा लेते हैं, क्या उनको स्किन का भी कोई प्रॉब्लम होगा? पिगमेंटेशन अगर उनको है तो वो क्या ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उस तरह के रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है? बिल्कुल देखिए, जो हेयर डाई की वजह से बहुत सारे पेशेंट ऐसे जो डर्मेटाइटिस के साथ आते हैं, हेयर डाई डर्मेटाइटिस जिनको होता है, उसमें एक एलर्जन होता है, यूजुअली पीपीडी और कुछ एलर्जन और भी होते हैं जो कि वो डर्मेटाइटिस कॉज कर सकते हैं, लोग एलर्जिक होते हैं उनसे। अगर वो होता है तो वो स्किन पे भी आ सकता है, अच्छा, हाथों पे आ सकता है, आपकी जो नेक की स्किन है पीछे बैक की उस पे हो सकता है, जहां जहां डाई लगेगा वहां वहां डर्मेटाइटिस होगा। अच्छा। जी बिल्कुल। तो फिर वो जो ऐसे हजरात होते हैं उनको हम क्योंकि जब आप एलर्जन वॉश फ्री करते डाई हैं, जब देते आप हैं। वॉश करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि वो इस तरह से बाल करके वॉश करेंगे, पर ज्यादातर लोग, हमें इतनी अक्ल ही नहीं है कि हम लोग ऐसे ही पानी डाल के और फिर वो यूं करके यहाँ पे भी आ रहा है, वो वो आईब्रोज पे एलर्जन भी से लग आप रहा है, एक्सपोज फेस पे भी, जहां पूरी जहां बॉडी करेंगे, पे जा रहा है। बिल्कुल मैं इस वजह से थोड़ा बिल्कुल सा आपसे पूछ रही हूँ कि ये कर सकता है स्किन को भी प्रॉब्लम? कर सकता है। जो सेंसिटिव है, जो एलर्जिक है, उनको कर सकता है, और जो नहीं है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगेन वही वो केमिकल है, वो केमिकल तो डैमेज करेगा जहां भी जाएगा। हाँ, अच्छा। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आजकल बहुत सारे शैम्पू ऐसे हैं जो आप अच्छी पैकिंग के साथ, अच्छे नाम के साथ, अच्छे ब्रांड के साथ, केमिकल के साथ शैम्पू यूज़ करते हैं। वो शैम्पू ज़्यादा बेहतर हैं या हर्बल शैम्पू ज़्यादा बेहतर हैं? किस तरह के शैम्पू हमें अपने बालों पे इस्तेमाल करने चाहिए? क्योंकि हम रूटीन में जो है वॉश करते हैं, हमें बाल कितने दिनों के बाद वॉश करने चाहिए ये अगर हमें पता चल जाए बालों, क्योंकि अमूमन लोग ये करते हैं कि सुबह भी नहा के चले गए, रात को आते भी नहाना शुरू कर दिया। तो किसी चीज़ की नहीं, ज़्यादा देखिए, सफाई भी क्या उसको बिल्कुल ख़राब करती है? बिल्कुल। और सफाई ना, ये सारी चीज़ें इसलिए कि हमें यही नहीं पता कि हमने अपने आप को क्या रखना करना किस तरह है? से। देखिए, आप सबसे बेहतर डॉक्टर होते हो अपने हाँ। खुद के। आपको पता होता है कि हमारा स्कैल्प, जो हाँ। स्किन है ना बालों की, स्कैल्प कहलाती है, हाँ। वो किस नौइयत का है। अक्सर लोगों को बहुत ड्राई होती है, डेंड्रफ होता है, dandruff। तो हम उसको वो शैम्पू सजेस्ट करते हैं। ठीक है। जिनका ऑयली स्कैल्प होता है, हम उसको वो शैम्पू सजेस्ट करेंगे। वो भी स्किन की तरह, जैसे ऑयली कॉम्बिनेशन ड्राई स्किन, ऐसे आपके स्कैल्प की कंडीशन को देखकर हम आपका शैम्पू सेलेक्ट करते हैं। और शैम्पू अगेन केमिकल है, जो भी चीज सफाई करेगी उसमें केमिकल तो होगा ना। जितना आप उसको एक्सपोज करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान तो देगा। इसलिए इतना फ्रीक्वेंट शैम्पू ना करें। हफ्ते में 2 या 3, बस 3 टाइम से ज्यादा आप शैम्पू का यूज ना करें। सुबह शाम तो बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अमूमन लोगों का होता है एक रूटीन कि अगर ऑफिस सुबह अपना बताएं कि हम लोग अगर जा रहे हैं तो फिर हमें ये होता है कि ठीक है भाई फ्रेश होके जाओ, वापस आए, ठीक है भाई पूरा दिन आप सड़कों पे और डस्ट, धूल, मिट्टी, ये सारी चीज़ें, तो ठीक है आते ही बस आपने सबसे पहले जो है ना वो फ्रेश होना है। तो कहीं ना कहीं वो कभी कभी हमें भी लगता है ऐसा कि नहीं नहीं बाल थोड़े से जो है ना वो कम होना शुरू हो गए हैं। तो वो मैंने कहा आज पूछ लें कि अगर जो लोग ये करते हैं कि तो उन लोगों को किस तरह से 2 से 3 बार आप हफ्ते में जो है वो शैम्पू इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सन ब्लॉक उम्र के किसी भी हिस्से में आप लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बस ये देखना है कि सन ब्लॉक अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। किसी भी चीज़ का आपने देख के अच्छी तरह से पढ़ के, ना कि आंखें बंद आप कर। SPF देखें, जो हमारा एशियन स्किन है एटलीस्ट 30 से अबव होना चाहिए, उसका SPF लिखा हुआ होता है। और आपने उसका PA भी देखना होता अच्छा। है, जिसपे 3+ के एटलीस्ट साइन बने हुए हैं। मतलब ये है कि आप वो आपको UVA रेडिएशन से कितना बचा रहा होता है, क्योंकि हमें तो UVB और UVA दोनों से ही बचना है, तो वो भी देखना जरूरी होता है सनब्लॉक में। अच्छा, ये PRP कितना काम करती है स्किन और बालों के लिए, सबके लिए अगर आप बताना चाहें PRP, क्योंकि ये अब हर दूसरा शख्स आपको यही सुनने को मिलता है कि PRP करवाने जा रहा हूँ या करवाने जा रही हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है जब एक बार आपने सारे कॉजेज रूल आउट कर दिए। मतलब थोड़ा सा अगर PRP का बता दें हमारे देखने वालों को, PRP होती क्या चीज है? PRP यही क्या होती PRP
बाहर से कोई मेडिसिन लेके आपको लगाया जाता है या आपकी बॉडी से ही वो चीज इस्तेमाल की जाती है? थोड़ा सा वो देखने वालों को बताएं। देखिए, जो पीआरपी है वो आपका अपना ही ब्लड ड्रॉ करके पेशेंट का हम उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसका प्लाज्मा अलग कर लेते हैं। प्लाज्मा जो होता है उसमें जो हमारे खून के खलिए होते हैं जिसको प्लेटिलेट्स कहा जाता है, वो रिच होता है। प्लाज्मा रिच होता है प्लेटिलेट्स के साथ ग्रोथ फैक्टर्स लगे हुए होते हैं। तो जिन लोगों को हेयर फॉल हो रहा होता है या फिर जो डिफरेंट कॉजेस रूल आउट करने के बाद, तो वो ग्रोथ फैक्टर्स अगर आप प्लाज्मा इंजेक्ट करेंगे उसमें कोई मतलब केमिकल नहीं है, आपका अपना ही प्लाज्मा आपको ही हम लगा रहे हैं। तो उसको हमने जो हेयर फॉलिकल का लेवल है जहाँ पर जो हमारे स्किन के लेयर्स हैं, हमें पता होना चाहिए, एक डॉक्टर को पता होना, डर्मेटोलॉजिस्ट को पता होता है कि वो फॉलिकल आपका कहाँ मौजूद है। अच्छा। तो फिर उस फॉलिकल को जाकर आपने टारगेट करना होता है, वहां हम ग्रोथ फैक्टर्स डालते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स जो है वो हेयर ग्रोथ को इनहांस करवाते हैं, या अगर आप फेस की कर रहे हो तो फेस को रिजुवनेट करता है। ग्लास स्किन ट्रीटमेंट में भी हम पीआरपी का हमारा एक ऑप्शन होता है। अच्छा जी, तो वो है स्किन की रिजुवेनेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन लोगों को डार्क सर्कल्स का इशू है वो पीआरपी करवाएं, उन पे भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, फेशियल हेयर्स के लिए आपके पास किस तरह की ट्रीटमेंट है? देखिए, फेशियल हेयर्स का अगेन वही हमने डायग्नोस करना है उसको, फिर उसको ट्रीट करना है। अब एक पेशेंट है जिसको पीसीओ का इशू है, पॉलीसिस्टिक ओवरी जिसको कहते हैं, उसको आप लेजर किए जा रहे हो तो वो नहीं है इफेक्टिव जब तक आप उसका अंडरलाइन कॉज को ट्रीट नहीं करते। मेरे पास कितने पेशेंट है जो जगह जगह से लेजर करवा के आ रहे होते हैं, लेकिन जब उनके हम लेवल्स करवाते हैं तो उनको पीसीओ होता है। अच्छा। फिर मैं यही करती हूँ कि उनका जो कंसर्न डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट है उनको उनके पास भेजती हूँ, उनको हम ट्रीटमेंट पे डालते हैं, उनके पीसीओ को कंट्रोल करते हैं, फिर हम उसका जो है लेजर करते हैं फेस का। हेयर रिमूविंग लेजर के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। इसके लिए मैं कहती हूँ कि सब लोगों को करवाना चाहिए। जो टीन एज गर्ल्स हैं, लोग डरते हैं कि नहीं अभी हम बहुत छोटे हैं लेजर के लिए, तो वो कम्प्लीटली सेफ है। जो कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, जो जाहिर है एम्बेरसमेंट आपको फील होती है, जिनको फेशियल हेयर्स होते हैं और अपर लिप्स बहुत ज़्यादा जिनकी डार्क होती है, तो आप बिल्कुल आए, कम्प्लीटली सेफ है। आप 12 साल से अब तो जो है अक्सर ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल हम न्यू बॉर्न बच्चों को भी लेजर करते हैं, नॉट स्किन लेजर है रिमूवल नहीं, लेकिन मल्टीपल बर्थ मार्क्स हो गए और बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली सेफ। क्यों? क्योंकि उसका जो टारगेट ही अलग होता है, वो पूरी जनरलाइज बॉडी को टारगेट नहीं करता है, वो सिर्फ हेयर फॉलिकल को टारगेट करता है, तो वो कम्प्लीटली सेफ है। तो ये लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है कि नहीं अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है, हम इतनी जल्दी लेजर नहीं करवाना चाहते, तो नहीं, ऐसा नहीं है, आप करवा सकते हो। अच्छा, ठीक है जी, लेजर आप करवा सकते हैं, हम भी करवाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये फिलर जो है ये इसका क्या काम होता है फिलर का? देखिए, फिलर और बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड लिफ्ट, ये सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक। फिलर के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और जिन लोगों को सैगिंग होती है, डीप फोल्ड्स आ चुके होते हैं जैसा कि नेजोलेबियल फोल्ड और ये सैड फेस वाली सिचुएशन है, तो वहां पर हम फिलर करते हैं, उसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब फिर वो कितना टाइम स्टे करते हैं? 8 मंथ्स टू 1 ईयर तक फिलर स्टे करता है। अच्छा, फिर से आपको बिल्कुल रिपीट करना पड़ता है। रिपीट करना पड़ता है। और उसके लिए क्या मतलब कोई केयर भी बताते हो कि आप? नहीं, फिलर की कोई केयर नहीं होती है। फिलर के इंस्टेंट रिजल्ट होते हैं, फौरन आपको रिजल्ट मिलता है जो भी होता है फिलर का। अच्छा। अगर एक आप अच्छा फिलर यूज करते हो तो उससे बहुत अच्छा लिफ्ट आता है। हाँ, मतलब जिस तरह पीआरपी की सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं आपको, उस तरह से नहीं, फिलर की? नहीं, या फिलर आप वन टाइम ही होता है। अच्छा, जितना रिक्वायर वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको कितनी जरूरत है। अच्छा, कुछ लोगों के फिलर मैंने देखे वो बड़े एक्स्ट्रा लगते हैं, वो फेस ही आपका चेंज हो जाता है। बहुत सारी मेरी प्यारी दोस्त हैं जिन्होंने करवाया हुआ है, तो वो इस तरह से लगता है कि अगर अगली बार वो मिलती हैं तो वो ऐसे लगता है कि यार ये वो वाली है ही नहीं, मतलब बिल्कुल चेंज हो जाती है, अलग से कुछ नजर आ रहा है। नहीं, वो डॉक्टर आपको कभी नहीं करेगा, वो पेशेंट की डिमांड पे किया जाता है। जी, उनको चेंज दिखना होता है, वो खुद आकर हमें कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब बस मुझे लिप्स इनहांस करने, तो आप मेरा इतना डाल दें। हम कहते हैं कि नहीं, आपको नीड नहीं है। डॉक्टर कभी भी आपको जो है एक्सेस में नहीं ट्रीट करेगा। हमारी कोशिश ये होती है कि हम नेचुरल रखें। जितना आप नेचुरल अच्छा दिखोगे, पेशेंट की खुद की डिमांड होती है क्या करे। और अगर मेरे पास तो पेशेंट कोई आता भी है तो मैं कहती हूँ आप कहीं और चले जाए, मैं नहीं कर सकती। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो एक कुदरती आपके नैन नक्श है, जब आप उसके साथ खेलते हैं तो क्या वो आपको कभी ऐसा लगा कि किसी को आपने अगर देखा भी हो या कभी ट्रीटमेंट किया भी हो और आप खुद मुतमईन ना हुई हो कि नहीं
ये तो बहुत अच्छी थी पहले, और अब ये लिप्स का करवा के और ये सारी चीज़ें करवा के वो अच्छी नहीं लग रही। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नहीं, ये चीजें परमानेंट नहीं है, हम इनको डिसॉल्व कर सकते हैं। फिलर अच्छा। अगर नहीं समझ में आता, डिसॉल्वर आता है, आप वो लगा दे, वो डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, उसी बिल्कुल। टाइम हो जाता है हाँ, या बिल्कुल। टाइम लगता है उसी उसको? टाइम हो जाता है, डिसॉल्व कर सकते हो आप फिलर को। अच्छा, ये बड़ी एक यही तो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल में ये यही बड़ी फायदा अच्छी चीज़ है। आपने बताई है, बिल्कुल। क्योंकि ये मैंने कभी नहीं सुना था। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर आपको कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि नहीं आपने नहीं, 6-8 महीने उसके साथ रहना है? हाँ 6-8 महीने जरूरी नहीं, आपको नहीं पसंद आता उसको डिसॉल्व करवा लें। हम्म। अच्छा, जी। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट कैसे, क्या मतलब घर में कोई डॉक्टर था, किस तरह से शौक हुआ आपको? अब इतनी सारी चीज़ें पूछने के बाद ये पूछना लाजमी हो जाता है कि आप किस तरह से कुछ और भी सोच सकता है ना इंसान। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। देखिए, मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो मैंने अपना एमबीबीएस के बाद बस यही सोचा कि मैंने जो है कुछ घर है, जाहिर है अपना वो भी देखना होता है। हाँ, बिल्कुल। जो हेक्टिक फील्ड्स हैं लाइक गायनी और ये सारी चीज़ें, उसके साथ घर मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। तो मुझे पढ़ने का बेइंतहा शौक था। डर्मेटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसमें पढ़ना आपको बहुत पड़ता है, बिकॉज इट्स वेरी ड्राई फील्ड। सिर्फ हमें ऐसा लगता है, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे पीआरपी, फिलर, बोटॉक्स, दिस इज डर्मेटोलॉजी। नो, दिस इज नॉट डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी नहीं है, ये एस्थेटिक है। वो बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है। डर्मेटोलॉजी बीमारियां डील करती है स्किन की। जो लोग बहुत सारी जिनके सीरियस इश्यूज होते हैं, हाइपरटेंसिव, डायबिटिक जो लोग होते हैं, उनकी स्किन पे जो बीमारी आती है वो डर्मेटोलॉजिस्ट डील करता है। हाइपरटेंशन है, वो दवाइयाँ खा रहा है, उनकी स्किन ड्राई हो गई है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिनके पूरे स्किन पर स्केल्स बन जाते हैं, फेस पर, यहाँ पर, हमारा काम उन बीमारियों को ट्रीट करना है। एस्थेटिक बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड है। लोग मिक्स कर जाते हैं। लोग एस्थेटिशियन के पास जाते हैं, कहते हैं हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर आए हैं। नो, दे आर नॉट डर्मेटोलॉजिस्ट। वो एस्थेटिक तो आप एक सिंपल सर्टिफिकेशन कर छोटी मोटी वो उससे भी बन जाते हैं। डर्मेटोलॉजी के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। आपको एक रेजिडेंसी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, एग्जाम पास करना होता है, और इन फील्ड्स के पासिंग रेशियो बहुत कम होते हैं। अच्छा। डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी जो रिलैक्स फील्ड है, जिनमें इमरजेंसी नहीं है, तो इनके एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसीलिए लोग ज्यादातर नहीं इसमें जाते, क्योंकि इनके पासिंग रेशियो बहुत कम होते हैं। तो फिर मुझे पढ़ने का शौक था, मुझे पढ़ना इतना मुश्किल लगता नहीं है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ इस तरीके से लूँगी कि फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने माशाल्लाह से अपने मोस्ट ऑफ एग्जाम जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिए थे। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, अपनी स्किन के लिए, अपने बालों के लिए किस तरह केयर करती हैं? ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को तो देती हैं, अपनी जो है केयर किस तरह से करती हैं अपनी स्किन के? क्योंकि एक टफ रूटीन होती है, बिल्कुल। आप खुद को टाइम देना बहुत मुश्किल होता है, फिर कहीं ना कहीं आप अपने आप को इग्नोर कर जाते हैं। तो आप अपनी स्किन का, क्योंकि आपकी स्किन भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, बाल भी बहुत अच्छे हैं, तो उसकी केयर किस तरह से करती हैं? कौन सी चीज़ें ऐसी है जो रूटीन में ज़रूर करती हैं? बिल्कुल, स्किन केयर में अपनी कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी करूँ, बिकॉज के मेरी फील्ड है, मुझे प्रेजेंटेबल दिखना है। बिल्कुल। पेशेंट्स यही कहेंगे कि देखिए डॉक्टर साहब तो खुद की नहीं है, तो फिर हमारा कैसे इलाज करेंगे? जो लोगों की सोच है, हकीकत है जो, तो उसके लिए एक स्किन केयर रूटीन मेरी यही है कि जो है मैं अपना अच्छा एसपीएफ के साथ बहुत अच्छा सनब्लॉक लगाती हूँ। सनब्लॉक के ऊपर जो मेकअप किया तो वो ठीक है। उसके बाद मेरा नाइट केयर रूटीन एक बहुत अच्छा है। सबसे पहले अपना फेस को डेली मैंने अपना जो एक मेकअप किया है तो प्रॉपर उसको क्लेंस करना है, क्लेंजिंग करनी है। लेकिन जिस दिन मैंने मेकअप नहीं किया उस दिन मैंने क्लेंजिंग स्किप भी करनी है। अक्सर औकात ये होता है कि आप बहुत ज्यादा क्लेंजिंग करके भी अपने स्किन की पीएच को इनबैलेंस कर देते हो। अच्छा। हाँ, बहुत ज्यादा क्लिनजिंग और एक्सेसिव जो है, लोग फेस वॉश लगा के रगड़े जाते हैं, तो ये दिस इज रॉन्ग। वो आप अपनी स्किन को की जो पीएच है वो बिल्कुल खराब कर देते हो। जो नॉर्मल हमारी स्किन की पीएच है वो 5 है, 5 to 7 के बीच में आती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एसिडिक कर दोगे या बेसिक की तरफ ले जाओगे तो वो नहीं करना है। हमने क्लेंस किया, एक अच्छा टोनर यूज किया, कोई भी टोनर, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ही ब्रांडेड, कोई बहुत अच्छा हुआ, ये ही है। उसके बाद एक मॉइस्चराइजर लगाया। मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, मैं कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग अपने स्किन टाइप को देखते हुए, गर्मियों का मॉइस्चराइजर मेरा वाटर बेस्ड होता है और सर्दियों का मेरा ऑयल बेस्ड होता है। तो फिर वो एक मॉइस्चराइजर लगा के एंटीऑक्सीडेंट यूज किया, एक विटामिन सी, मार्केट में बहुत सारे विटामिन सी, कोई भी अच्छी कंपनी का आप लगा लें। और इस तरीके से हफ्ते में 2 बार मैं, हाँ, ये रेटिनॉल का यूज जरूर करें। आप 25
प्लस होते के साथ ही आपने रेटिनॉल अपने स्किन जो नाइट केयर रूटीन, रेटिनॉल का यूज सिर्फ रात में होता है। अच्छा। दोपहर में गलती से भी ना करिएगा, क्यों? क्योंकि वो आपकी स्किन को सूरज से मजीद सेंसिटिव कर देता है, ठीक तो है। वो पिगमेंटेशन आने के चांसेस होते हैं। तो वो रात को जो हफ्ते में एक बार, जो 25 प्लस पेशेंट है वो वंस इन अ वीक एक रेटिनॉल कोई भी जो मार्केट में आता है उसको जरूर लगाएं, ताकि आपकी स्किन को हमने नेचुरल एक्सफोलिएट भी करवाना है। रेटिनॉल बहुत उसके बेनिफिट्स हैं, एंटी एजिंग है, आपकी स्किन को रीजनरेट करता है। अच्छा। जो डेड सेल होता है इसको रिमूव करता जाता है, मतलब एक अच्छी रिमॉडलिंग होती है स्किन के अंदर। तो वो वंस इन अ वीक में वो यूज करती हूँ और बस यही रहना है। अच्छा, आपके बाल बहुत शाइनी है, जो कि आजकल अब अपने बालों को मैं समझती हूँ कि जिस तरह का आपका स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका रूटीन, फिर अगर हम क्या मैं पहले हम लोग कहते थे कि ठीक है हमारे बालों पे स्ट्रेटनर और सारी चीज़ें, अब ये हमारे लिए सिर्फ नहीं है, हर दूसरी लड़की यही कर रही है। सब। तो फिर जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो फिर वो शाइनी हेयर, वो सारी चीज़ें चली जाती है, बिल्कुल ड्राई रूखे बाल, क्योंकि इतनी हीट लगाने के बाद तो वो चीज़ें नहीं रहती हैं। वाटर एवेपोरेट हो जाता है और आपका हेयर ड्राई हो जाता है। उसके लिए मैं अगेन यही कहूँगी, अगर आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हो तो उसकी आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है। जो मार्केट में हेयर मास्क आते हैं, हाइड्रेटिंग हेयर मास्क, आप वो यूज़ करें। अच्छा। अच्छे सिरम्स लगाएं अपने और कम से कम उसको कोशिश करें कि अपने हीट ना करें उसको, ब्लू ड्राई, और जब ज़रूरत हो तब आप करो। कहीं जाना है, किसी इवेंट पे जाना है तो कर लें, अदरवाइज ना करें। मतलब जो रोज सुबह उठते ही आप स्ट्रेटनर वो खराब है, वो आपको डैमेज करेगा आपको। यस, बिल्कुल। अच्छा ठीक है। जाते जाते कोई हमारे देखने वालों को मैसेज देना चाहें? आप बस मैं यही कहूँगी कि आप अपने डॉक्टर की सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं तो वो बहुत सारी जगह से ट्रीटमेंट लिया हुआ होता है उन्होंने, तो उसके बाद जब वो हमारे पास बेचारे उदास होकर आते हैं या अक्सर और औकात जो है बिगड़ कर आ रहे होते हैं, तो मेरा यही मैसेज है आप लोगों से कि अपनी डॉक्टर की सिलेक्शन जो है वो उसकी क्वालिफ़िकेशन पढ़ के किया करें, कि जो है वो डॉक्टर कितना क्वालिफाइड है, फिर आप उसके पास जाएं, आप उस किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिफ़िकेशन पढ़ कर जाएं और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेके आए, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। अभी शो में हुआ एक ब्रेक का टाइम, ब्रेक से वापस आते हैं।